मूवी की शुरुआत होती है एक बहुत ही बड़े स्पेसशिप को दिखाने से जिसका नाम कविनेंट है। ये जहाज ओरिगाय 6 नाम के एक प्लेनेट की ओर जा रहा था। ओरिगाय 6 नाम का प्लेनेट बिल्कुल पृथ्वी की तरह का ही एक प्लेनेट होता है, लेकिन पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर अब सांस लेने के काबिल नहीं है। इसलिए सभी लोग अपनी जी जान लगाकर कविनेंट को तैयार करते हैं। पूरे कविनेंट में 20,000 लोग, हर तरह का फल, फ्रूट, पेड़, हर तरह का जानवर और हर तरह के इंसानी एम्ब्रियोज भी मौजूद है। पृथ्वी से ओरिगाय 6 तक का सफर 7 साल 4 महीनों का होने वाला है। इसलिए सभी लोगों को हाइबरनेशन में यानी एक ऐसे चेंबर में रखा जाता है जिसमें ना तो इंसानों की एज बढ़ती है और ना ही इंसानों को सफर का पता चलता है। पूरे जहाज में 15 क्रू मेंबर्स थे और वो भी हाइबरनेशन में सो रहे होते हैं। इस पूरे जहाज को वॉल्टर नाम का एक रोबोट चला रहा था, जो दिखने में बिल्कुल इंसानों की तरह, लेकिन ना तो वो सांस लेता और ना ही वो दर्द महसूस करता था। हर रोज की तरह आज भी वॉल्टर पूरे शिप का जायजा ले रहा होता है। तभी उसने शिप को रिचार्ज करने के लिए सोलर पैनल्स को बाहर निकाल दिया, लेकिन अगले ही पल एक काफी खतरनाक और बहुत ही मजबूत शॉक वेव उनसे टकरा जाती है, जिससे शिप को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा। यहाँ शिप के अंदर काफी ज्यादा तबाही मचना शुरू हो जाती है। हमने देखा कि क्रू मेंबर्स जो इस पूरे शिप को चलाने वाले हैं और इस मिशन को लीड करने वाले हैं, वो एक एक करके उठना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि शिप का नुकसान पहुंचा था तो इसीलिए किसी कारीगर और मास्टर की जरूरत पड़ने वाली थी। यहाँ हमने देखा वॉल्टर को, जो देखता है कि कंट्रोल रूम में आग लगी हुई है, इसलिए वो तुरंत से भागकर आग को बुझा डालता है। सभी क्रू मेंबर्स एक एक करके अपने स्लीपिंग चेंबर से बाहर आने लगे, लेकिन उन सब का कैप्टन अभी भी अपने चेंबर में ही पड़ा हुआ था। दोस्तों, उसका चेंबर हर तरफ से जैम हो चुका है। उन सभी ने कैप्टन को बाहर निकालने की निहायत कोशिश की, लेकिन देखते ही देखते चेंबर के अंदर आग लग जाती है और बेचारा कैप्टन उन सब की नजरों के सामने तड़प तड़प कर मारा गया। वो भयानक हादसा हुए अब 3 घंटे बीत जाते हैं। उन्होंने कैप्टन को बाहर निकाला, जिसकी लाश हर तरफ से बुरी तरह जली हुई थी। सारे क्रू मेंबर्स शिप की हालत को देख रहे थे कि आखिर शिप को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा है और उन्हें कितनी देर और लगेगी शिप को रिपेयर करने में। लेकिन तभी हम देखते हैं डैनियल नाम की एक साइंटिस्ट को, जो काफी ज्यादा दुखी होती है, क्योंकि शिप का कैप्टन और कोई नहीं बल्कि उसका हस्बैंड ही था। यहाँ बाहर हमारी मुलाकात ओरम और उसकी पत्नी क्रिस्टीन से होती है। दोस्तों, चूंकि अब शिप का मेन कैप्टन मारा जा चुका है, तो उसके लिए वाइस कैप्टन को अब मेन कैप्टन की गद्दी संभालनी होगी। इसलिए ओरम, जो वाइस कैप्टन था, अब वो मेन कैप्टन ओरम बन जाता है। वो सबको एक हॉल के अंदर इकट्ठा करके बताता है, देखिए आज जो हमारे साथ हुआ वो नुकसान हम ओरिगाय 6 पर जाने के बाद भी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन फिलहाल हमारा सिर्फ और सिर्फ एक मिशन होना चाहिए, वो ये कि हम इस पूरे बड़े से कविनेंट को ओरिगाय 6 पर सही सलामत ले जाएं। तो प्लीज आप सब लोग अपने आप को शांत रखकर अपना काम कीजिएगा। मैं माफी चाहता हूँ कि हम कैप्टन को पूरी तरह श्रद्धांजलि नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन मेरी इस कंडीशन को समझिएगा। दोस्तों, वहाँ पर सभी लोगों के नाम आहिस्ता आहिस्ता करके आपको पता चलते जाएंगे। उन सबकी मीटिंग जारी थी कि तभी वहाँ पर डेनियल आ जाती है। डेनियल चुपचाप वॉल्टर के पास जाकर बैठ गई। कैप्टन ने कहा, आप सबको अपने अपने काम पता है, जो जिस काम में माहिर है वो अपना काम करे, शिप को रिपेयर करे ताकि हम अपने सफर को जारी रख पाए। मीटिंग डिसमिस हो जाती है और हम देखते हैं वॉल्टर और डेनियल को, जो कार्गो एरिया के अंदर आए होते हैं। डेनियल बहुत ज्यादा दुखी थी, जिस पर वॉल्टर डेनियल के पति के साथ जो हुआ उस पर माफी मांगता है और इसी के साथ सीन कट हो गया। अब सभी लोगों को शिप रिपेयर करते हुए 7 घंटे बीत जाते हैं और इसीलिए डेनियल और कुछ लोग कैप्टन की बॉडी को स्पेस में फेंक देते हैं। ये सब कुछ शिप के कंट्रोल रूम में खड़ा ओरम भी देख रहा था। ओरम को ये बात बहुत बुरी लगी कि सभी क्रू मेंबर्स अभी उसे कैप्टन नहीं मानते। अगर कैप्टन मानते होते तो उसके लाख मना करने के बावजूद भी काम को छोड़कर वो कैप्टन को श्रद्धांजलि नहीं देते। लेकिन तभी पीछे से क्रिस्टीन आई, जो ओरम को समझाती है, देखो ओरम, तुम्हें एक कैप्टन की तरह बिहेव करना होगा। तुम रोबोट नहीं हो, वरना वॉल्टर कैप्टन होता। तुम्हें इंसानों के जज्बात समझने होंगे कि इंसान किस तरह और किस वक्त कैसा बिहेव करता है। फिर सीन शिफ्ट हुआ और हम देखते हैं टेनिसी नाम के एक इंजीनियर को, जो अपने एक साथी की मदद से शिप के सोलर पैनल्स को फिर से रिपेयर कर रहा था, क्योंकि जब वो शॉक वेव आई तो शिप रिचार्ज हो रहा होता है। इसलिए शिप के सोलर पैनल्स अब अपनी जगह से बिगड़ चुके हैं। कुछ ही देर में उन्होंने सोलर पैनल्स को फिर से पहले जैसा कर दिया, लेकिन अब जब टेनिसी वापस शिप के अंदर आ रहा था, तभी उसके दिमाग में काफी जोर से हलचल होना शुरू हो गई। टेनिसी को बहुत ज्यादा दर्द होता है और टेनिसी का कनेक्शन शिप से टूट जाता है। यहाँ शिप में मौजूद सभी लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए कि आखिर टेनिसी को अचानक ये सब कैसे हो गया। अंदर मौजूद टेनिसी की बीवी, जिसका नाम जेना था, वो टेनिसी से कांटेक्ट करती है, लेकिन टेनिसी कोई जवाब नहीं देता। मगर खुशकिस्मती से अब टेनिसी दोबारा से अपने होशो हवास में आ जाता है। शिप के अंदर आने के बाद सभी लोग टेनिसी के हेलमेट और उसके सूट को चेक करते हैं कि शायद उसके सूट में ही कोई खराबी होगी, लेकिन वॉल्टर उन सबको बताने लगा कि ये ठीक उसी तरह की शॉक वेव है जिस तरह की शॉक वेव 10 घंटे पहले आई थी, जिसमें हमारे कैप्टन मारे गए। ये सब कुछ सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान थे कि आखिर अचानक से स्पेस में से ऐसी शॉक वेव्स आ कहां से रही हैं। उन्होंने अपनी जी जान लगा दी और उस शॉक वेव को पूरी तरह एनालाइज किया।
लेकिन तभी वोल्टर उन्हें एक बहुत ही हैरान कुन बात बताता है। वोल्टर ने कहा, मुझे लगता है ये कोई शॉक वेव नहीं है, मुझे लगता है कि ये किसी की तरफ से जानबूझकर भेजा जाने वाला सिग्नल है। वोल्टर ने इस सिग्नल की जड़ को देखा तो पास में मौजूद एक अजीब तरह के ग्रह से ये सिग्नल उनकी शिप को आ रहा था। उस प्लेनेट का नाम होता है अल्फा 18। सभी लोग ये देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। ये प्लेनेट पहले तो उनके रेडार में मौजूद नहीं था और अब ये कहां से टपक पड़ा। तभी उन्हीं में मौजूद क्रिस्टोफर नाम का एक एस्ट्रोनॉमर बोलता है कि जब हम धरती से ओरेगाय 6 की तरफ जा रहे थे तब हमने इस पूरे ट्रेजेक्ट्री को यानी इस पूरे पाथ को बड़ी बारीकी से एनालाइज किया था, लेकिन तब तो ये प्लेनेट यहाँ पे मौजूद नहीं था। अगर होता तो शायद हमारे रेडार्स में आ जाता। इसलिए ये प्लेनेट किसी खतरे से कम नहीं होगा। हमें जितना जल्दी हो सके अपने शिप को ओरेगाय 6 की तरफ ले जाना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर हम देखते हैं क्रिस्टोफर की बीवी मैरियल को, जो कैप्टन से कहती है, देखिए कैप्टन, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो, लेकिन कैप्टन किसी की भी एक सुने बिना ही उन सबको कहता है जल्दी से इस प्लेनेट पर लैंड करने की तैयारी करो। ये प्लेनेट बिल्कुल अर्थ की तरह का है और मुझे तो उम्मीद है कि यहाँ पर कोई इंसान जरूर होगा जो हमें सिग्नल भेज रहा है ताकि हम उसके प्लेनेट पर जाने के बाद उसकी हेल्प कर सके। हो सकता है हमारी भी हेल्प हो जाए और हम सब लोग अपने इतने ज्यादा ईंधन को बचाकर यहीं पर सेटल हो जाएं। लेकिन तभी डेनियल कैप्टन ओरम को एक अलग जगह पर ले आती है। डेनियल ने कहा, कैप्टन आप पागल हो गए हो, हमने ओरेगाय 6 का गण छान मारा, रेडार्स में हमें कुछ नहीं मिला, कोई खतरा नहीं, कोई नुकसान नहीं, और तो और वो बिल्कुल अर्थ की तरह का था। और अब आप एक ऐसे प्लेनेट पर लैंड करने की बात कर रहे हो जिस प्लेनेट को 25 मिनट पहले ही हमने देखा है। कैप्टन ने कहा, अरे सिर्फ लैंड करने की तो बात है, अगर हमें अच्छा ना लगा तो हम वापस चले जाएंगे। हम एक छोटा सा रोवर अपने कविनेंट से उतार कर उस प्लेनेट पर भेज देंगे। वहाँ पर जाकर पूरे प्लेनेट का जायजा लिया जाएगा। अगर वो रहने लायक हुआ और खतरे से खाली हुआ तो बताओ फिर हमें क्या जरूरत है भाई ओरेगाय 6 पर इतना ज्यादा ईंधन और टाइम खर्च करके जाने की। वैसे भी ओरेगाय 6 पर जाने के लिए हमें 1.5 साल और इस शिप में गुजारने होंगे। और उनकी बात सुनकर डेनियल चुपचाप वहाँ से चली जाती है और फिर कैप्टन के ऑर्डर्स के मुताबिक सभी लोग अपने अपने सूट्स को पहनकर रोवर के अंदर जाने लगते हैं। सब लोग बहुत खुश थे कि उन्हें ओरेगाय 6 से पहले एक रहने लायक प्लेनेट मिल चुका है। यहाँ ऊपर एनएसी, क्रिस्टोफर और उसकी पत्नी मैरियल पूरे कविनेंट में अकेले थे और बाकी के सभी लोग नीचे रोवर के अंदर बैठकर कैप्टन की निगरानी में अल्फा 18 पर जाने को रेडी होते हैं। वो आहिस्ता आहिस्ता करके अल्फा 18 की एटमॉस्फेयर में एंटर हो रहे थे। हालात बहुत ज्यादा खराब थे और काफी भूकंपों का सामना करने के बाद वो अल्फा 18 पर लैंड कर जाते हैं। सब लोग अपने अपने सूट्स पहनकर रोवर से बाहर आ गए। कैप्टन ने एनएसी की पत्नी जेना को शिप के अंदर यानी रोवर के अंदर ही रुकने का कहा और कहा, हम ठीक 2 घंटों बाद शिप के अंदर वापस आएंगे। इतना कहकर वो रोवर से दूर चले जाते हैं। कैप्टन ने वाल्टर से पूछा कि हमें उस सिग्नल तक पहुंचने के लिए और कितनी दूर चलना होगा, जिस पर वाल्टर कहता है करीबन 7 किलोमीटर और। इसलिए वो सब लोग अब जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। आगे जाते ही उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो किसी ने गेहूं की फसल उगा रखी है और दोस्तों जिससे उन्हें बहुत ही सुकून मिलता है क्योंकि ये गेहूं सिवाय किसी इंसान के और कोई उगा नहीं सकता। और तो और अगर ये गेहूं अल्फा 18 पर उगा है तो अल्फा 18 बिल्कुल पृथ्वी की तरह का ही प्लेनेट होगा। आगे चलते चलते वो जैसे ही जंगल में पहुंचे तो कैप्टन ओरम की पत्नी क्रिस्टीन ने कहा, मुझे एक सोल्जर दे दो और वापसी पर मुझे यहीं से पिक कर लेना। मैं यहाँ की मिट्टी के सैंपल्स लूंगी और हो सके तो यहाँ टेस्ट भी करूंगी। इसलिए बाकी सब लोग क्रिस्टीन को वहीं छोड़कर आगे चले जाते हैं। आगे जाते ही उन्होंने देखा कि जंगलों के बीचों बीच एक बहुत ही बड़ा खड्डा या बहुत ही बड़ा धमाके का निशान था, जिस धमाके ने जंगल के बड़े बड़े ऊंचे और मजबूत पेड़ों को उखाड़ फेंका था, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। लेकिन तभी हमने देखा क्रिस्टीन को जो आहिस्ता आहिस्ता करके मिट्टी के सैंपल्स उठा रही थी। उसके पास वाला सोल्जर सिगरेट पीने के लिए जरा दूर आ जाता है, लेकिन एक जगह पर उसका पाँव अजीब तरह के अंडों पर आया और उन अंडों में से एक ब्लैक कलर की राख बाहर आती है। वो राख पलक झपकते ही उस सोल्जर के कान में घुसी और फौरन उसकी नब्ज में चली जाती है। लेकिन इस बारे में उस बेचारे सोल्जर को भनक तक नहीं थी। तभी चलते चलते कैप्टन और बाकी के सोल्जर्स उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जिस जगह पर उन सबको वो सिग्नल मिल रहा था। वो सिग्नल एक बहुत ही बड़े जहाज से आ रहा था, जिस जहाज के क्रैश होने की वजह से वो बड़े बड़े पेड़ तहस नहस हो चुके हैं। वो तुरंत ही जहाज के अंदर जाने लगे और यहाँ वहाँ चीजों को एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी एक सोल्जर ने देखा कि वहाँ पर अजीब तरह के अंडे मौजूद है। उस सोल्जर ने जैसे ही उन अंडों को हाथ लगाया तो उसमें से भी काले कलर की राख उसके नाक में एंटर हो गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं क्रिस्टीन और उस सोल्जर को, जहाँ पर अब उस सोल्जर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। क्रिस्टीन ने कहा, चलो हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन वो सोल्जर कहता है, अरे नहीं नहीं, लगता है अल्फा 18 की एनवायरनमेंट का ही कोई मसला होगा। जैसे मैं यहाँ पे ढल जाऊंगा तो मेरी तबीयत फिर से ठीक हो जाएगी। लेकिन उस सोल्जर की तबीयत लगातार खराब ही हो रही थी। उसकी हालत इतनी बदतर थी कि क्रिस्टीन तुरंत ही कैप्टन को कहती है, जल्दी से वापस आ जाओ क्योंकि मैं शिप के अंदर वापस जा रही हूँ। कैप्टन ने उसे ऐसा करने की वजह पूछी, लेकिन अगले ही पल क्रिस्टीन
का बाकी की टीम से कनेक्शन टूट जाता है। इसलिए कैप्टन अपने सोल्जर्स को कहता है हमें जल्दी से वापस जाना होगा। लेकिन उन सोल्जर्स में से भी उस सोल्जर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है जिस सोल्जर की नाक में उसी काले कलर की राख गई थी। यहाँ हमने देखा क्रिस्टीन को जब उस सोल्जर को लेकर रोवर तक पहुंच जाती है। उसने जेना को कहा तुरंत ही मेरी मदद करो, सोल्जर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जेना तुरंत ही उसकी ओर भागी, लेकिन तभी हमने देखा कि सोल्जर ने क्रिस्टीन पर खून की उल्टी कर दी है। ये देखकर जेना बहुत ज्यादा डर जाती है और उसने क्रिस्टीन को कहा तुरंत ही इसे लैब के अंदर ले जाओ। क्रिस्टीन बड़ी मुश्किल से उस सोल्जर को लैब के अंदर लेके आई, जहाँ पर जेना और क्रिस्टीन दोनों मिलकर उस बेचारे का इलाज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन देखते ही देखते जेना ने देखा कि उस सोल्जर की पीठ में से अब जगह जगह से खून आ रहा है। तुरंत ही जेना लैब को लॉक करके बाहर भाग जाती है। जेना ने तुरंत ही कैप्टन को कांटेक्ट किया और कहा कैप्टन आप जितना जल्दी हो सके वापस रोवर में आ जाइए, यहाँ पे हालात कुछ ठीक नहीं है। यहाँ कैप्टन के सोल्जर की हालत भी वक्त गुजरने के साथ साथ बद से बदतर हो रही थी। अगले ही पल जेना ने तुरंत ही अपने पति टेनेसी से कांटेक्ट किया और कहा टेनेसी कवेनेंट के अंदर लैब को प्रिपेयर करो, कैप्टन जल्दी से रोवर के अंदर आ रहे हैं और हम कवेनेंट की ओर निकलने वाले हैं। हम सब लोग लैब के अंदर रहेंगे और कोई भी बाहर नहीं आएगा। टेनेसी को ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशानी हुई। आखिर अभी उन्हें उतरे हुए सिर्फ 1 घंटा और 20 मिनट ही हुए थे, तो इतने से टाइम में आखिर उनके साथ हो क्या गया। लेकिन जेना टेनेसी की एक भी बात का जवाब दिए बिना ही लैब के बाहर आ जाती है, जहाँ पर क्रिस्टीन लगातार जेना को कहने लगी जेना मुझे बाहर निकालो। लेकिन अगले ही पल उसने देखा कि सोल्जर की हालत अब बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुकी है। वो जैसे सोल्जर के पास आई तो ये देख बहुत ही ज्यादा हैरान हो गई कि सोल्जर की पीठ में से अब बहुत ही अजीब क्रिएचर बाहर आया है। क्रिस्टीन तुरंत ही जेना को कहती है जेना अगर तुमने मुझे बाहर ना निकाला तो उसके साथ मैं भी मारी जाऊंगी। लेकिन जेना डर के मारे वहाँ से बाहर भाग गई। यहाँ हम देखते हैं उस क्रिएचर को जो पल भर में ही बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका था। वो क्रिएचर बहुत जोर से क्रिस्टी पर अटैक कर देता है। वो इतना खतरनाक था कि उसने पलक झपकते ही क्रिस्टी को जान से मार डाला। अगले पल जेना एक गन लेकर क्रिस्टीन को बचाने के लिए आ जाती है, लेकिन क्रिस्टीन पूरी तरह से उस क्रिएचर का शिकार बन चुकी थी। ये देखकर जेना बहुत ज्यादा डर गई और क्रिस्टीन को बचाए बिना ही वहाँ से बाहर भाग जाती है। लेकिन वो क्रिएचर इतना ज्यादा मजबूत और खतरनाक था कि वो कुछ ही सेकंड्स में लैब से बाहर आ जाता है। जेना ने डर के मारे उस पर अंधाधुन फायरिंग करना शुरू कर दी, जिस वजह से एक गोली वहाँ पर पड़े हुए ऑक्सीजन सिलेंडर को जा लगी और ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत बुरी तरह ब्लास्ट हो जाता है। उसके ब्लास्ट होने से वहाँ पर मौजूद रोवर के चीथड़े उड़ गए। अगले ही पल वहाँ पर कैप्टन ओरम और उसकी पूरी टीम आ जाती है, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकते थे। कैप्टन अपनी बीवी को इस हालत में देखकर बहुत ज्यादा टूट गया। इतना कम नहीं था कि अगले ही पल उन्होंने देखा कि वो सोल्जर जिसकी नाक में वो राख गई थी, उस सोल्जर के मुंह में से भी ठीक उसी तरह का क्रिएचर बाहर आ रहा है जिस तरह का क्रिएचर रोवर के अंदर मौजूद लैब में से बाहर आया था। वो क्रिएचर जैसे ही बाहर आया तो वो सोल्जर मौके पर ही मारा जाता है। वहाँ पर मौजूद सब लोग ये देखकर इतने ज्यादा दहशत में आ गए कि उन्होंने अपनी गन्स निकाल कर यहाँ वहाँ फायरिंग करना शुरू कर दी। वो क्रिएचर अब आहिस्ता आहिस्ता करके हर एक को मारता चला जा रहा था। तभी उस क्रिएचर का सामना वॉल्टर से हुआ जिसने वॉल्टर का हाथ ही काट डाला। लेकिन तभी सभी सोल्जर्स ने अंधाधुन फायरिंग करना शुरू कर दी, जिस वजह से वो क्रिएचर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। अगले ही पल उन्होंने देखा कि वहाँ पर किसी ने हवा के अंदर फ्लेयर गन को चलाया, जिसे देखकर सब लोग और भी ज्यादा डर जाते हैं। उस आदमी ने कहा तुम सब लोग मेरे पीछे आओ वरना ये जंगल तुम्हें कच्चा चबा जाएगा। इसलिए सभी लोग तुरंत से कैप्टन ओरम को सहारा देते हैं और कहते हैं हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। और काफी देर भागने के बाद वो सब लोग एक बहुत ही बड़े महल के बाहर आ जाते हैं। वो जैसे ही महल के अंदर एंटर हुए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक अजीब तरह के क्रिएचर्स की लाशें मौजूद हैं। वो ये नजारा देखकर इतने ज्यादा चौंक गए कि अब उन्हें आगे क्या करना है इसके बारे में जरा सी भी भनक नहीं थी। उन्हें ये नहीं पता था कि उन्हें ऊपर कवेनेंट में कांटेक्ट कैसे करना है, और तो अगर कवेनेंट से कांटेक्ट हो भी गया तो यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। इन सब सवालों के साथ वो सब उस आदमी का पीछा करते हुए महल के अंदर आ गए। महल में आते ही सब लोगों ने उससे सवाल करना शुरू कर दिया कि आखिर तुम हो कौन और हमारी मदद क्यों कर रहे हो, और तो तुम बिल्कुल हमारी तरह दिखते हो। ये सुनते ही उस आदमी ने अपना नाम डेविड बताया। उसने अपना मुखौटा उतारा और हमने देखा कि उसका चेहरा सेम टू सेम वॉल्टर जैसा है। उस आदमी डेविड ने कहा इससे पहले कि तुम लोग मुझसे सवाल करो मैं सब कुछ तुम्हें क्लियर कर देता हूँ। मैं तुम जैसा इंसान बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एक रोबोट हूँ जो मुझे यहीं के लोगों ने यानी अल्फा 18 के जो रहने वाले लोग थे ना उन्होंने मुझे बनाया है। ये लोग तुमसे काफी ज्यादा ताकतवर थे और तुम लोगों से काफी ज्यादा एडवांस्ड भी। लेकिन एक दिन यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक वायरस फैल गया। ये वायरस अंडों की शक्ल में फैला। जब इन सब लोगों ने वो अंडे खाए तो एक एक करके हर कोई मारा गया। मैं यहाँ पर अकेला बचा हूँ, इसलिए मैंने आप सबकी मदद की। मुझे नहीं पता कि आप अल्फा 18 पे क्या कर रहे हो, लेकिन जो कुछ भी कर रहे हो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से बाहर निकलने की तैयारी करो। इतना कहकर डेविड वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों वॉल्टर और डेनियल को डेविड का ये रवैया कुछ ठीक नहीं लगता। और तो और वहाँ पर डेविड ने उन्हें एक रेडियो एंटीना भी दिखाया, जिस एंटीना की मदद से वो ऊपर कवेनेंट में बैठे हुए सभी लोगों से मदद मांग सकते हैं। वॉल्टर ने कहा तुम लोग ट्राई करते रहो जब तक कवेनेंट से जवाब नहीं आ जाता। यहाँ ऊपर हमने देखा कवेनेंट का सीन जहाँ पर टेनेसी लगातार
नीचे रोवर के अंदर सिग्नल भेजने की ट्राई कर रहा था, लेकिन उस बेचारे को क्या पता कि रोवर के साथ साथ उसकी पत्नी भी मारी जा चुकी है। यहाँ ऊपर मैरियल और उसका हस्बैंड क्रिस्टोफर दोनों टेनेसी को कहते हैं, हमें पता है कि नीचे मौजूद हर एक की बॉडी में एक ट्रैकर है, अगर हम एक और रोवर लेके नीचे जाएं तो हम उस ट्रैकर को ट्रैक करके उन सब तक पहुंच सकते हैं। लेकिन तभी मैरियल उन दोनों को समझाती है और कहती है कि कैप्टन का ऑर्डर हमारा शिप के अंदर रुके रहने का था, इसीलिए हमें कैप्टन की बात माननी चाहिए और फिलहाल सब्र से काम लेना चाहिए। यहाँ नीचे हम देखते हैं डेविड को, जिसने अपने बालों को ठीक वोल्टर की तरह ही काटा, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया इसके बारे में हमें आगे चल के पता चलेगा। तभी यहाँ पर नीचे हम देखते हैं ओरम और डेनियल को, जहाँ पर ओरम डेनियल से माफी मांगता है और कहता है, डेनियल तुम सही थी, हमें इस घटिया से प्लेनेट पर आना ही नहीं चाहिए था, और देखो तुम्हारी बात ना मानने की वजह से मैंने और टेनेसी ने अपनी अपनी बीवी को खो दिया। दोस्तों तभी हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक बहुत बड़ा स्पेसशिप देख पाते हैं जो अब अल्फा 18 के ऊपर चारों तरफ से काले तरह के वायरस को फैला देता है। उस स्पेसशिप के अंदर और कोई नहीं बल्कि खुद डेविड मौजूद था। वो जैसे ही काले कलर का लिक्विड उन बेचारे लोगों को छूता तो वो लोग बुरी तरह से तड़प तड़प कर मारे जाते। दोस्तों यहाँ पे हमें डेविड की असलियत का पता चला कि डेविड उन सब पर राज करना चाहता था। उसने एक ऐसा वायरस बनाया जिससे अल्फा 18 के पहले के सभी जीव खत्म हो गए, और जो क्रिएचर्स उन सोल्जर्स में से निकले हैं वो सब डेविड का ही प्लान था। यहाँ पर जिंदा लोग आए जिनमें वो वायरस डालकर उनमें से नए क्रिएचर्स को जन्म दे। जब ये सभी लोग कॉवेनेंट में बैठे थे तब वो सारे के सारे सिग्नल्स डेविड ही भेज रहा होता है। ये डेविड का ही प्लान था कि सबको यहाँ पे फंसा के एक एक करके उनकी जान ले ले। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं उस क्रिएचर को जो अब उन सबका पीछा करते करते महल तक पहुंच जाता है। महल के अंदर रोक्सी नाम की एक सोल्जर अपने जख्मों को देख रही थी, तभी वो देखती है कि उसके पीछे वही खतरनाक दरिंदा उसको खाने के लिए रेडी था। और होता भी ऐसे यह, रोक्सी ने जैसे ही गन को उठाने की कोशिश की तो वो क्रिएचर तुरंत ही उस पर टूट पड़ा और उस बेचारी को जान से मार डालता है। यहाँ कुछ सोल्जर्स ऊपर कॉवेनेंट से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हो रहा होता। मगर अब टेनेसी क्रिस्टोफर और मैरियल को कहता है, अगर 20 मिनट में और कोई मैसेज ना आया तो मैं खुद उन्हें ढूंढने के लिए नीचे जाऊंगा, तुम दोनों कॉवेनेंट में रुकना और हम सही सलामत वापस आ जाएंगे। मुझे लगता है कि उन सबका रेडियो खराब हो चुका है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। यहाँ नीचे हम देखते हैं डेविड को, जिसके सामने वही खौफनाक दरिंदा खड़ा था, जो अब अचानक से डेविड के सामने आते ही शांत हो जाता है। ये सब कुछ पीछे खड़ा हुआ कैप्टन ओरम भी देख रहा था। कैप्टन ओरम ने उस क्रिएचर पर अपनी गन को पॉइंट कर दिया। कैप्टन ने कहा, डेविड पीछे आ जाओ वरना ये तुम्हें मार डालेगा, लेकिन डेविड ने कैप्टन को शूट करने से मना कर दिया, जिस वजह से कैप्टन उस क्रिएचर को लगातार शूट करके जान से मार डालता है। और फौरन ही कैप्टन ने डेविड पर गन तान दी। कैप्टन ने कहा, तुम सब कुछ सच सच बताते हो या मैं तुम्हारा भेजा भी उड़ा दूं, जिस पर डेविड कैप्टन को अपने साथ चलने का कहता है। यहाँ हम देखते हैं टेनेसी को, जिसने अब फाइनली किसी तरह नीचे डेनियल से कांटेक्ट कर लिया था। डेनियल उसे बताती है कि तुम्हारी बीवी अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही टेनेसी बेचारा बहुत ज्यादा टूट जाता है और फूट फूट कर रोने लगा। यहाँ महल के अंदर हमने देखा डेविड को, जो कैप्टन ओरम को अब लगातार अपनी बातों के अंदर उलझा रहा था। डेविड ने कैप्टन ओरम को बहुत ज्यादा चीजें दिखाई और आहिस्ता आहिस्ता करके उसे एक खास तरह के क्रिएचर पौधे के पास ले आता है। कैप्टन ने कहा, ये पौधा बहुत ही खास है, तुम इसके पास जाओगे तो तुम्हें मेरी बनाई हुई क्रिएचर नजर आएगी। कैप्टन जैसे उसे पास से देखने गया तो तुरंत ही एक बहुत ही भद्दा सा क्रिएचर उसके मुंह पर चढ़ जाता है। उसने कैप्टन का गला दबाया और कैप्टन बेचारा बेहोश होकर नीचे गिर गया। कुछ देर बाद कैप्टन को जैसे ही होश आई तो कैप्टन तुरंत ही डेविड से कहता है, बताओ आखिर तुम क्या चाहते हो। जिसके जवाब में डेविड ने कहा, कुछ सेकंड्स में तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। और दोस्तों होता भी ऐसे ही है। कुछ ही सेकंड्स में हमने देखा कि कैप्टन के पेट में से एक बहुत ही भयानक क्रिएचर बाहर आया, ठीक उसी दो सोल्जर्स की तरह जिन सोल्जर्स के नाक और कान में वो वायरस गया था। कैप्टन बेचारा दर्द के अंदर बहुत ज्यादा तड़प रहा था, लेकिन डेविड ये सब नजारा बहुत ही खुशी से देखता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं डेनियल को, जो उस कमरे में आई थी जिस कमरे में डेविड की अब तक की गई सारी की सारी रिसर्च एक जगह जमा की गई थी। डेनियल को जैसे ही डेविड का सच पता चला तो पीछे से डेविड आया, जो तुरंत ही डेनियल पर अटैक कर देता है। वो डेनियल को मारने ही वाला था, लेकिन तभी पीछे से वोल्टर आया और डेविड पर बुरी तरह टूट पड़ा। वोल्टर ने कहा, डेनियल तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। और दोस्तों वोल्टर और डेविड के बीच एक बहुत ही तगड़ी फाइट शुरू हो गई। लड़ते लड़ते वोल्टर ने अब आखिरकार डेविड को पीट पीट कर उसे अधमरा कर दिया। यहाँ बाहर आते ही डेनियल और एक सोल्जर तुरंत ही एक ट्रैकर को ऑन करते हैं, जिससे टेनेसी तुरंत ही उनकी लोकेशन को जान लेता है। टेनेसी ने तुरंत ही अपने रोवर को नीचे उतारा, जिसे देखकर डेनियल और वो सोल्जर दोनों भागते हुए रोवर की तरफ जाने लगे। पीछे पीछे वोल्टर भी शिप के अंदर आ जाता है। वो जैसे रोवर के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि अभी भी एक क्रिएचर उनके रोवर पर मौजूद है। डेनियल तुरंत ही गन लेकर बाहर गई और उस क्रिएचर को यहाँ वहाँ ढूंढना शुरू कर देती है। टेनेसी ने उस क्रिएचर को इंजन की आग से जलाने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। लेकिन तभी डेनियल को एक आइडिया आया। डेनियल ने टेनेसी को कहा कि जब वो क्रिएचर मुझ पे अटैक करे तो तुम्हें क्रेन की मदद से उसको पकड़ना होगा। और दोस्तों होता भी ऐसा ही है। जैसे वो क्रिएचर डेनियल के पास आया तो डेनियल ने उस क्रिएचर को क्रेन के शिकंजे में पकड़ लिया और
फिर उसको कुचल कर मार डालती है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अब कविनेंट का सीन, जहाँ पर टेनेसी, डेनियल, एक सोल्जर, वॉल्टर, क्रिस्टोफर और मैरियल ही बचे होते हैं। इस तरह करते करते 4 दिन बीत गए। इन सब लोगों ने फिर से प्लान बनाया कि वो एक मर्तबा फिर हाइबरनेशन में चले जाएंगे और ठीक 1.5 साल बाद सीधा ओरेगाय 6 पर ही उठेंगे। वो सब लोग जैसे ही हाइबरनेशन में जा रहे थे तभी वॉल्टर डेनियल से कहता है आप आखिरी बची हो, इसलिए डेनियल भी रेडी होकर हाइबरनेशन में जाने वाली थी। लेकिन तभी दोस्तों फिल्म का सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट सामने आता है और वो ये कि जब डेनियल हाइबरनेशन में जाने वाली थी तो तभी उसने वॉल्टर को कहा, देखो वॉल्टर, मेरे कमरे में मेरे पति की कुछ चीजें मौजूद है, प्लीज वो जिस तरह पड़ी है उसी तरह रहने देना। ये सुनते ही वॉल्टर जरा सा चौंक जाता है और दोस्तों बस इतना ही था कि डेनियल को तुरंत ही यकीन हो गया कि ये वॉल्टर नहीं डेविड है। वॉल्टर को डेविड ने वहीं पर मार दिया था और ठीक उसी तरह अपना हाथ काट के वो सब में घुल मिल गया। डेनियल ने यहाँ से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन डेविड उसे चुप रहने का कहकर हाइबरनेशन में सुला देता है और अगले ही पल डेविड ठीक उस जगह पर गया जहाँ पर एम्ब्रियोज यानी कि इंसानी अंडे मौजूद थे। डेविड अपने मुंह से एलियन का अंडा निकालता है और उसको इंसानी अंडों के बीच में रख देता है और दोस्तों अब ओरेगाय 6 पर जाने के बाद वो इस अंडों की मदद से सभी इंसानों को क्रिएचर्स में बदल देगा। इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये फिल्म यही एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर योर टाइम दोस्तों।